इस फिल्म की कहानी दिल को अंदर तक झकझोर देने वाली 1839 की एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ला एमिस्टैड नाम का एक स्पेनिश कार्गो जहाज, जिसमें अफ्रीकी निग्रो आदिवासी समूह के 44 लोगों को बेरहमी से टॉर्चर करते हुए बंदी बनाकर समुद्र के रास्ते क्यूबा ले जाया जा रहा है। दोस्तों, कहानी आगे बढ़े उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कहानी उस दौर की है जब अफ्रीकी निग्रो लोगों को, जिन्हें मेंढे कहा जाता है, गुलाम अथवा दास माना जाता था। दुनिया भर के कई देशों के लोग इन अफ्रीकन्स को गुलाम बाजार से खरीद कर आजीवन स्लेव बनाकर रखते थे। अमीर लोग इन्हें इंसान नहीं, अपनी प्रॉपर्टी समझते थे। चलिए आगे की कहानी देखते हैं। इस ला एमिस्टैड नाम के कार्गो जहाज में लगभग 44 आदिवासी अफ्रीकन लोगों को उनकी मातृभूमि अफ्रीका से अपहरण करके स्पेन के हवाना गुलाम बाजार में बेचने के लिए लाया गया था। परंतु जो अफ्रीकन समूह हवाना के बाजार में नहीं बिके, उन्हें क्यूबा के किसी दूसरे गुलाम बाजार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। इसी समुद्री यात्रा के दौरान कैद गुलामों में से एक गुलाम, जिसका नाम सिंक है, रात के अंधेरे में अपनी बेड़ियां खोलने में सफल हो जाता है। और बस फिर क्या है, वह सभी अफ्रीकन्स की बेड़ियां और हथकड़ियां खोल देता है। और फिर सभी आदिवासी मिलकर सिंक की अगुवाई में जहाज के स्पेनिश क्रू पर हमला करके थोड़ी ही देर में उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं और जहाज को टेक ओवर कर लेते हैं। परंतु सिंक ने योसो रुइज और पेड्रो मोंटेस नाम के 2 स्पेनिश नेविगेटर्स को जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने सिंक को वादा किया कि वे जहाज को उसकी मातृभूमि अफ्रीका वापस लेकर जाएंगे। सिंक योसो रुइज और पेड्रो मोंटेस की बात पर भरोसा कर लेता है, परंतु योसो ने सिंक को धोखा देते हुए जहाज को किसी और दिशा में मोड़ दिया और कुछ ही दिनों में जहाज अमेरिका की समुद्री सीमा में दाखिल हो जाता है, जहां अमेरिकन नेवी ने ला एमिस्टैड नाम के इस जहाज को अपने अंडर में लेते हुए सभी अफ्रीकन्स को कैद करके जेल में डाल दिया। दरअसल नेवी उन्हें किसी देश से भागे हुए गुलाम समझती है, जिन्होंने जहाज में मौजूद स्पेनिश लोगों का कत्लेआम किया है। नए देश अमेरिका में इन आदिवासियों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर आदिवासियों की मुसीबत तब विकराल रूप धारण करने लगती है जब इस अनजान देश में उनकी भाषा को समझने वाला कोई नहीं होता है और उन्हें अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं आता है। इधर अमेरिका के न्यूज़पेपर आदिवासियों को बंदी बनाए जाने की खबरों से भरे पड़े हैं। कुछ अखबारों की सुर्खियों में उन्हें समुद्री कातिल लिखा गया है, तो कई अखबारों ने उन्हें बीच समुद्र में आदिवासियों द्वारा लड़ी गई आज़ादी की जंग लिखते हुए उन्हें फ्रीडम फाइटर बताया। अब ये फ्रीडम फाइटर हैं या कातिल हैं या कुछ और, इसका फैसला एक ऐसे देश की कोर्ट करेगी जिस देश की भाषा जो आरोपी हैं उन्हें समझ में ही नहीं आ रही है। सिंक समेत सभी आदिवासी डरे हुए हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि मामला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सरकारी वकील विलियम होलाबर्ड के पास पहुंचता है और होलाबर्ड उन अफ्रीकन्स पर हत्या का चार्ज लगाते हुए उन्हें कोर्ट में घसीट लेता है। यह खबर मिस्टर टपन और उनके एसोसिएट जॉनसन तक पहुंचती है। मिस्टर टपन और जॉनसन ये दोनों अमेरिका से दास प्रथा को जड़ से खत्म कर देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मिस्टर टपन और जॉनसन ने उन 44 आदिवासी अफ्रीकियों को बचाने का निर्णय लिया। इन आदिवासियों की मुसीबत तब और भी गहरा जाती है जब स्पेन की महारानी एलिजाबेथ II ने अमेरिकन राष्ट्रपति मार्टिन वैन ब्यूरेन को अमेरिका के साथ हुई समुद्री संधि का हवाला देते हुए पत्र लिखकर उन आदिवासियों को वापस स्पेन भेजने के लिए कहा, क्योंकि ये आदिवासी स्पेन की जहाज से पकड़े गए थे, इसलिए स्पेन इन पर अपना हक जता रहा है, जबकि ये स्पेन के नागरिक भी नहीं हैं। इन्हें तो बस स्पेन के जहाज में कैद करके बेचने के लिए कहीं ले जाया जा रहा है। कुछ ही दिनों में कोर्ट में पेशी का दिन आ जाता है। अफ्रीकन आदिवासियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। वे बहुत डरे हुए हैं। कोर्ट में जज के सामने जब सरकारी वकील होलाबर्ड्स इन पर हत्या के चार्जेस पढ़ रहे थे, तभी इन आदिवासियों की पैरवी करते हुए मिस्टर टपन ने होलाबर्ड को बीच में काटा और जज से दरख्वास्त की कि इन अफ्रीकन्स को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है, इन्हें रिहाई मिलनी चाहिए। परंतु सबूत न होने के कारण जज टपन की दलीलों से सहमत नहीं होते हैं। होलाबर्ड मुस्कुराता है, पर इतने में कोर्ट रूम में राष्ट्रपति के सेक्रेटरी जॉन प्रवेश करते हैं और कोर्ट को बताते हैं कि अमेरिकन सरकार इन्हें स्पेन को सौंप देने का निर्णय ले चुकी है, क्योंकि अमेरिका और स्पेन के बीच हुई समुद्री संधि के अनुसार ये सभी अफ्रीकन स्पेन की प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि ये वो दौर है जब गुलामों को इंसान नहीं प्रॉपर्टी समझा जाता था।
कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक यंग प्रॉपर्टी लॉयर बाल्डविन, सरकारी वकील होलाबर्ड, मिस्टर टपन और राष्ट्रपति के सेक्रेटरी की दलीलों को बहुत ध्यान से सुन रहा है। अभी सेक्रेटरी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि योसो रुइस और पेड्रो मोंटेस के वकील आ जाते हैं और उन्होंने अफ्रीकन्स पर अपना हक जताते हुए कोर्ट के सामने उन 44 आदिवासियों को खरीदने का बिल प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये आदिवासी स्पेन की नहीं, उनकी प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि उन्होंने हवाना से उन्हें खरीदा है। योसो रुइस और पेड्रो मोंटेस वही हैं जिन्हें जहाज में सिंक ने जिंदा छोड़ दिया था। अमेरिका के इतिहास का ये एक अनोखा केस है जो अब बेहद पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि सरकारी वकील होलाबर्ड इन्हें मौत की सज़ा दिलवाना चाहते हैं, परंतु सरकार इन आदिवासियों को स्पेन को सौंप देना चाहती है। स्पेन इन पर अपना हक जता रहा है तो योसो रुइस और पेड्रो मोंटेस ने इन्हें हवाना के गुलाम बाजार से खरीदा है, इसलिए वो इन पर अपना हक जता रहे हैं। इन सब के बीच मिस्टर टपन इन आदिवासियों को इन सब से बचाते हुए उनके घर अफ्रीका वापस भेज देने के लिए लड़ रहा है। आज की सुनवाई खत्म होती है और कोर्ट रूम से बाहर हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी लॉयर बाल्डविन मिस्टर टपन से कहता है कि एक सिंपल सा प्रॉपर्टी केस है और वह उन्हें बहुत आराम से जितवा सकता है, परंतु मिस्टर टपन को लगता है कि ये एक क्रिमिनल केस है क्योंकि अफ्रीकन्स पर हत्या के चार्जेस हैं। इसलिए टपन बाल्डविन को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर टपन सीधे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन क्विंसी एडम्स, जो एक बेहतरीन क्रिमिनल लॉयर भी हैं, उनसे अफ्रीकन्स की रिहाई का केस लड़ने की रिक्वेस्ट करते हैं, परंतु जॉन क्विंसी एडम्स ने उनका केस लेने से साफ इनकार कर दिया। जब कोई भी बड़ा वकील केस लेने को तैयार नहीं हुआ, तब अंत में थक हार कर टपन ने प्रॉपर्टी लॉयर बाल्डविन को यह केस लड़ने के लिए दे दिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कई अमेरिकी वाइट लोग जो दास प्रथा के विरोधी हैं, उन 44 अफ्रीकी लोगों के लिए जीसस से प्रार्थना कर रहे हैं। तभी लॉयर बाल्डविन जेल में अफ्रीकियों से मिलने के लिए आता है। दरअसल बाल्डविन कोर्ट की पेशी से पहले उन अफ्रीकी कैदियों की कहानी उनकी जुबानी सुनना चाहता है ताकि कोर्ट में उनका बचाव किया जा सके। वह सच जानना चाहता है, परंतु दुर्भाग्यवश बाल्डविन को आदिवासियों की भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आई और आदिवासियों को इंग्लिश का एक शब्द तक पता नहीं है। इसलिए बाल्डविन और आदिवासियों के बीच कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। आज कोर्ट में पेशी का दिन है। बेड़ियों में जकड़कर उन सभी अफ्रीकी आदिवासियों को कोर्ट में लाया जा रहा है। कोर्ट के बाहर कई अमेरिकी आदिवासियों के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो दास प्रथा को पूरी दुनिया से खत्म कर देना चाहते हैं। वे चाहते हैं दुनिया में कोई किसी का गुलाम ना हो। इसी दौरान बेड़ियों में जकड़े हुए एक आदिवासी को एक अमेरिकी ने बाइबिल दी और कहा, इसे अपने साथ रखो, यह तुम्हारी रक्षा करेगी। वह आदिवासी बाइबिल रख तो लेता है, परंतु उसे कुछ भी समझ नहीं आया जो उस अमेरिकी व्यक्ति ने उससे कहा। सुनवाई शुरू हो जाती है। सरकारी वकील होलाबर्ड ने कोर्ट में अपनी दलीलें देना शुरू किया। वह कहता है कि इन अफ्रीकी दरिंदों ने रात के अंधेरे में, जब स्पेनिश क्रू गहरी नींद में सो रहे थे, उन पर हमला करके सबको मौत के घाट उतार दिया। उस रात बीच समुद्र में खूनी नरसंहार हुआ था जो इन आदिवासी अफ्रीकियों ने किया था। इसके लिए इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। होलाबर्ड के बाद मिस्टर बाल्डविन ने दलील देते हुए कहा कि कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। यह केस मर्डर या नरसंहार का है ही नहीं। हो सकता है इन्होंने मर्डर सेल्फ डिफेंस में किया हो। बाल्डविन जोर देते हुए कहता है कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सभी आदिवासी स्पेन के गुलाम हैं भी या नहीं। अगर हैं तो इन्हें थोड़ी बहुत स्पेनिश तो ज़रूर आती होगी, और अगर नहीं है तो इन्हें स्पेन के जहाज़ तक लाया कौन और क्यों लाया गया? क्योंकि स्पेनिश क्वीन एलिजाबेथ इन पर मालिकाना हक मांग रही हैं। होलाबर्ड थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर वह अपनी कुछ दलीलें देता। इससे पहले योसो रुइस और पेड्रो मोंटेस के वकील कोर्ट के सामने हवाना के गुलाम बाजार का एक बिल पेश करते हुए आदिवासियों पर अपना मालिकाना हक मांगते हैं। मामला उलझता जा रहा है। कोर्ट में मौजूद सभी आदिवासी बुरी तरह से सहमे हैं। उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है।
इधर बाल्डविन को आदिवासियों की भाषा न समझ पाने के कारण यह साबित करना मुश्किल होता जा रहा है कि इन सभी गुलामों का स्पेन से कोई संबंध नहीं है। इन्हें अफ्रीका से गैर कानूनी तौर पर अपहरण करके लाया गया है। आज की सुनवाई खत्म होती है और बाल्डविन एक बार फिर से जेल में आदिवासी सिंक से मिलने जाता है ताकि वह उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी जान सके। काफी जद्दोजहद के बाद भी भाषाई अंतर होने की वजह से सिंक और बाल्डविन एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते हैं, परंतु बाल्डविन हार नहीं मानता और कुछ सोचने के बाद वह सीधे समुद्री तट पर खड़े उसी ला एमिस्टैड जहाज पर जा पहुंचता है जिससे उन आदिवासियों को गिरफ्तार किया गया था। उसे लगता है कि जिस जहाज पर इन आदिवासियों को बंदी बनाकर रखा गया था शायद उन्हें वहां कोई सबूत मिल सके। बाल्डविन और जॉनसन उस जहाज के चप्पे चप्पे को छान मारते हैं ताकि उन्हें कोई सबूत मिल सके। बहुत मशक्कत के बाद बाल्डविन के हाथ एक अहम दस्तावेज लगता है जिसे वह कोर्ट में पेश करते हुए बताता है कि इस अहम दस्तावेज से सुनवाई का रुख बदल सकता है। बाल्डविन ने दस्तावेज का हवाला देते हुए बताया, इन सभी आदिवासियों को वेस्ट अफ्रीका की कुख्यात पुर्तगाली जहाज टिकोरा द्वारा लाया गया है। टिकोरा का नाम सुनते ही पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। बाल्डविन की यह बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। दरअसल यह दस्तावेज टिकोरा जहाज का है जिसमें इन सभी अफ्रीकी व्यक्तियों की इंफॉर्मेशन है कि उन्हें कहां से लाया गया है और कहां ले जाया जा रहा है। इस दस्तावेज से बाल्डविन यह साबित कर देता है कि ये आदिवासी अफ्रीका के सीरिया लियोन के स्वतंत्र नागरिक हैं, क्योंकि सीरिया लियोन ब्रिटिश सरकार के अधीन है जहां दास प्रथा गैर कानूनी है, इसलिए ये लोग किसी के गुलाम नहीं हो सकते हैं। ये सब अफ्रीका के स्वतंत्र नागरिक हैं। इन आदिवासियों को गैर कानूनी तरीके से गुलाम बाजार में बेचने के लिए लाया गया है। बाल्डविन द्वारा पेश किए गए सबूतों और दलीलों ने केस को एक तरफा बना दिया। कोर्ट के बाहर मिस्टर टपन बाल्डविन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैंने आपको हल्के में लिया था, परंतु आपने साबित कर दिया कि आप एक बेहतरीन वकील हैं। बहुत जल्दी फैसला हमारे पक्ष में होगा। इतने में बाल्डविन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर दिया। शायद यह व्यक्ति दास प्रथा का समर्थक है। अब लगभग तय है कि अदालत अपना फैसला अफ्रीकियों के पक्ष में ही सुनाएगी। इस बात की जानकारी मिलते ही स्पेन के दूतावास ने पत्र लिखकर अमेरिका के राष्ट्रपति से अफ्रीकियों को वापस स्पेन भेजने की मांग पर दबाव बनाया। इस प्रकार की मांग से अमेरिकी राष्ट्रपति वैन ब्यूरेन काफी नाराज हो जाते हैं, परंतु राष्ट्रपति के सेक्रेटरी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अमेरिका को इस केस से दूर रहना चाहिए। अगर अमेरिकन कोर्ट ने उन आदिवासियों को फ्री करके उनके देश भेजने का आदेश दे दिया तो जरूर कुछ लोग आपके पक्ष में आ जाएंगे जो दास प्रथा को खत्म करना चाहते हैं, परंतु दास प्रथा के समर्थक कभी आपको वोट नहीं देंगे और हो सकता है इस वजह से इन दो गुटों के बीच अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ जाए। इस कारण हमें इस केस से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस गृह युद्ध की आशंका ने राष्ट्रपति को चिंता में डाल दिया। सेक्रेटरी ने फिर से सलाह दी कि अगर हम कोर्ट के फैसले को प्रभावित करते हुए इन आदिवासियों को स्पेन के हवाले कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, स्पेन का मैटर है, इसे स्पेन देखेगा, तो परिस्थितियां हमारे पक्ष में होंगी। इसलिए न चाहते हुए भी रातों रात कोर्ट का जज बदलकर नए जज की नियुक्ति कर दी जाती है। इस प्रकार रातों रात जज का बदल जाना बाल्डविन और जॉनसन को सख्ती में डाल देता है। जॉनसन तुरंत एक बार फिर से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन क्विंसी एडम्स से मिलने उनके घर पहुंचता है। वह पूर्व राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता है कि वह इस केस को अपने हाथ में ले ले ताकि उन अफ्रीकियों को गुलामी से बचाया जा सके। पूर्व राष्ट्रपति जॉन क्विंसी एडम्स ने कहा कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। एक बार उस यंग प्रॉपर्टी लॉयर बाल्डविन ने यह साबित कर दिया है कि ये आदिवासी अफ्रीकन्स हैं, तो दोबारा भी वह साबित कर ही देगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति की बात सुनकर जॉनसन ने तपाक से जवाब दिया कि अब हालात पहले जैसे नहीं हैं सर। इस बार जज को स्वयं राष्ट्रपति मार्टिन वैन ब्यूरेन ने नियुक्त किया है और इसका मतलब आप समझते हैं कि फैसला हमारे पक्ष में नहीं आएगा। जॉनसन की बात ने पूर्व राष्ट्रपति को भी हैरान कर दिया कि आखिर क्यों अमेरिकी सरकार न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप कर रही है, परंतु वे अभी भी केस लेने को तैयार नहीं हुए। बाल्डविन के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है, परंतु उसने भी इस केस को पर्सनली दिल पर ले लिया है।
हमें दिखाया जाता है कि बाल्डविन उन आदिवासियों की भाषा मेंढे सीखने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु यह इतना आसान नहीं है। थोड़े ही दिनों में बाल्डविन और जॉनसन जेम्स कूवे नाम के एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ निकालते हैं जिसे मेंढे और इंग्लिश दोनों आती है। इस ट्रांसलेटर के मिलने के बाद बाल्डविन की राह आसान होती दिखाई देती है। अब कोर्ट में ट्रायल के दौरान सिंक अपनी बेहद दर्दनाक, आंखों में आंसुओं का समुंदर भर देने वाली, दिल को दहला देने वाली कहानी बताता है, जिसे जेम्स कूवे ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कोर्ट को सुनाई। सिंक कहता है कि वह अफ्रीका के एक आदिवासी गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दिन उसे धोखे से किडनैप करके लोम्बो को स्लैव फ्रूट में लाया जाता है, जहां उसके जैसे हजारों आदिवासियों को बेड़ियों में जकड़कर पूरी तरह से नग्न करके बड़े बड़े जहाज़ों के माध्यम से कहीं भेजा जा रहा था। उसे भी टिकोरा नाम के एक जहाज में फेंक दिया गया। नंगे बदन पर कोड़ों की मार, पानी की बौछार से असहनीय पीड़ा हो रही थी। कीड़े मकोड़ों की तरह छोटी सी जगह में एक के ऊपर एक हजारों लोगों को भरकर रख दिया गया था। कई बच्चे और औरतें तो दबकर मर गई थीं। सिंह कहता है कि मैंने अपने हाथों से कई बच्चों की लाशों को समुद्र में फेंका था। अगर कोई ज्यादा शोर करता तो उसे गोली से मार दिया जाता था। जुल्म की इंतहा हो रही थी उस टिकोरा जहाज पर। औरतों को भी नग्न करके रखा गया था। स्पेनिश लोग उनकी इज्जत के साथ खेल रहे थे। जो विरोध करते उनके बदन पर कोड़ों की बौछार कर दी जाती थी। पूरा जहाज आदिवासियों के खून से लहूलुहान था। कई आदिवासी औरतों ने अपनी इज्जत बचाते हुए बच्चों के साथ समुद्र में कूदकर जान दे दी। अगर ब्रह्मांड में कहीं नर्क है तो वो टिकोरा जहाज ही था। खाने के लिए भोजन हमें ना के बराबर दिया जाता था। हम एक दूसरे के मुंह पर लगे हुए झूठन तक को खाते थे। एक दिन शायद जहाज में ओवरलोड होने की वजह से जहाज में कुछ तकलीफ आ रही थी, तो 50 आदिवासियों को एक बड़े से पत्थर में लोहे की जंजीर से बांधकर समुद्र में जिंदा फेंक दिया गया ताकि जहाज सही से चल सके। क्रूरता और बर्बरता का ये भयानक मंजर सुनकर जज समेत पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। सिंह आगे बताता है कि कुछ ही दिनों में हमें क्यूबा के हवाना गुलाम बाजार में लाया जाता है, जहां हमारी नीलामी होती है। जो आदिवासी हवाना में नीलाम नहीं हुए थे उन्हें योसो रुइज और पेड्रो मॉन्टेस ने ला एमिस्टेड जहाज में भरकर किसी दूसरे बाजार में बेचने के लिए ले जा रहे थे। पर सौभाग्य से एक रात मैं अपनी बेड़ियां खोलने में सफल हो गया और हमने सभी स्पेनिश लोगों को मारकर जहाज कब्जे में ले लिया। मैं योसो रुइज और पेड्रो मॉन्टेस को भी मार देना चाहता था, परंतु उन्होंने हमें अफ्रीका वापस पहुंचाने का वादा किया। एक तरफ सिंह की आपबीती ने कोर्ट में मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए, तो वहीं सरकारी वकील होलाबर्ड ने उसे एक मनगढ़ंत कहानी बताया, जिसके बाद बाल्डविन ने ब्रिटिश रॉयल नेवी ऑफिसर कैप्टन फिट्ज को गवाही के लिए बुलाया। कैप्टन फिट्ज स्वयं दास प्रथा के बहुत बड़े विरोधी हैं, जो समुद्र में होने वाली स्लेव ट्रेडिंग को रोकने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। गवाही के दौरान फिट्ज ने कहा कि सिंक की बातों में सच्चाई नजर आती है, क्योंकि लोम्बो को स्लेव फोर्ट की एग्जिस्टेंस है, ऐसा कई रिपोर्ट से हमें पता चलता है। और अक्सर जहाज में ज्यादा वजन हो जाने की वजह से स्लेव ट्रेड करने वाले दरिंदे गुलामों के बदन पर पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक देते हैं, ताकि वो गुलाम किसी के हाथ न लग सके और समुद्र की गहराइयों में जिंदा दफन हो सके। और इस बात की पुष्टि टिकोरा के दस्तावेज से भी हो रही है, क्योंकि बाल्डविन को ला एमिस्टेड से मिले टिकोरा के दस्तावेज में भी 50 गुलामों के नामों को काट दिया गया था। और सिंक ने भी कहा कि उस दिन जहाज न चलने की वजह से 50 आदिवासियों को पत्थरों में लोहे की जंजीरों द्वारा बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया था। फिट्ज की गवाही के बाद कोर्ट फैसला कल के लिए सुरक्षित रख लेता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जेल में एक आदिवासी के हाथ में बाइबिल है, जो जीसस के चित्रों को देखकर जीसस के जीवन को समझने की कोशिश कर रहा है। वह सिंक से कहता है कि जब लोगों को हमसे भी ज्यादा प्रताड़ित किया गया था, जुल्म की इंतहा हो गई थी, तब इस व्यक्ति ने जन्म लिया और धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। व्यक्ति से इसका आशय जीसस क्राइस्ट से है। वो कहता है वे हमारी भी रक्षा करेंगे। इधर रात के अंधेरे में कोर्ट का जज चर्च पहुंचता है। शायद वह मन की शांति के लिए आया है। वह कश्मकश में है कि उसकी नियुक्ति ही बाल्डविन के खिलाफ फैसला देने के लिए की गई है, परंतु दलीलें सुनने के बाद वह अच्छी तरह से जानता है कि बाल्डविन सच्चाई के लिए लड़ रहा है और शायद वह राष्ट्रपति के दबाव में नहीं आना चाहता है।
आज का दिन फैसले का दिन है। होलाबर्ड को लगता है कि फैसला उसके पक्ष में ही होगा, पर आज जज ने न्याय का साथ दिया और अपना फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि ये आदिवासी स्पेन की प्रॉपर्टी नहीं है। होलाबर्ड को झटका लगता है। जज ने आगे बोलते हुए कहा कि ये सभी अफ्रीका के स्वतंत्र नागरिक हैं, इसलिए इन्हें सरकारी खर्चे पर इनके घर अफ्रीका भेज दिया जाए और योसो रुइज और पेड्रे मोंटेस को स्लेव ट्रेडिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाए। फैसला सुनते ही बाल्डविन खुशी से उछल पड़ता है। मिस्टर टपन और जॉनसन खुशी से झूम उठते हैं। आदिवासियों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। जज के इस फैसले से सरकारी वकील होलाबर्ड नाखुश दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस जज को लाया ही गया था कि फैसला बाल्डविन के खिलाफ सुनाया जा सके। यूं लगने लगा कि कोर्ट के फैसले के बाद एमिस्टैड केस का एक सुखद अंत हो गया है, परंतु ऐसा नहीं होता है। हालांकि अमेरिकन राष्ट्रपति, जिन्होंने बाल्डविन के खिलाफ फैसला सुनाने के लिए जज की नियुक्ति की थी, वह कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं। उनका कहना है कि कोर्ट को कभी भी सरकार के दबाव में आकर फैसले नहीं सुनाने चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति वैन ब्यूरेन पहले भी जज को बदलना नहीं चाहते थे, परंतु अब तो कुछ अजीब ही होने जा रहा है। ना चाहते हुए भी राष्ट्रपति साउथ अमेरिका के सेनेट लीडर जॉन सी कॉलहॉन के प्रेशर करने और गृह युद्ध की आशंकाओं से घिरने के बाद स्टेट अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हैं और मामला अमेरिका की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। ये केस राष्ट्रपति की सहमति से किया गया था, इसलिए इस मामले को बहुत सुर्खियां मिलती हैं। राष्ट्रपति द्वारा केस सुप्रीम कोर्ट में घसीटे जाने के बाद बाल्डविन हताश हो जाता है। वह भी एक नया वकील है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी सरकार के खिलाफ लड़ने का रत्ती भर भी तजुर्बा उसके पास नहीं है। इधर आदिवासियों को जब पता चलता है कि उनकी रिहाई का ऑर्डर अब नहीं माना जाएगा, तो वो भी निराश हो जाते हैं। सिंक बाल्डविन से कहता है कि ये कैसा देश है जो अपने ही फैसले से पलट जाता है। दरअसल सिंक के देश में कोर्ट नहीं, कबीला होता है, जिनके सरदार ही फैसला लेते हैं और सरदार का फैसला अंतिम माना जाता है। सिंक लोकतंत्र, निचली अदालत, ऊपरी अदालतों से वाकिफ नहीं है। इधर कोई राह नहीं दिखाई देने पर अब बाल्डविन की अंतिम उम्मीद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन क्विंसी एडम्स ही हैं। वह उनसे पत्र लिखकर मदद मांगता है। वह पत्र के माध्यम से भावुक होकर पूर्व राष्ट्रपति को कहता है कि अब इस युद्ध में आपकी बहुत जरूरत है सर, तभी सच जीत सकता है, वरना सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 7 जज खुद स्लैब रखते हैं, वो कभी भी गुलामों के पक्ष में फैसला नहीं सुनाएंगे। वह कहता है कि इस अमेरिका को आपकी बहुत जरूरत है सर। आदिवासियों को बाल्डविन के द्वारा जैसे ही पता चलता है कि उनका केस दोबारा लड़ा जाएगा, उनकी उम्मीदें पूरी तरह से टूट जाती हैं। केस दोबारा लड़ा जाएगा, इस खबर ने आदिवासियों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। वे घोर निराशा में डूब गए हैं। इधर बाल्डविन की चिट्ठी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन क्विंसी एडम्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है और लेटर पढ़कर इस बार सुप्रीम कोर्ट में अफ्रीकी आदिवासियों का केस लड़ने के लिए पूर्व राष्ट्रपति जॉन क्विंसी एडम्स तैयार हो जाते हैं। जॉन क्विंसी एडम्स का साथ पाकर बाल्डविन को हौसला मिल जाता है। वर्तमान सरकार के खिलाफ एक पूर्व राष्ट्रपति का इस तरह से केस लड़ना सुर्खियां बटोर रहा है। अब केस की कमान पूर्व राष्ट्रपति जॉन क्विंसी एडम्स ने अपने हाथों में ले ली है। वे अपने चिर परिचित अंदाज में सिंक से सवाल जवाब करते हैं और कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का वक्त आ जाता है। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच ने केस की सुनवाई शुरू कर दी है। केस बहुत ही पेचीदा है, पर कोर्ट के कई जज खुद इस दास प्रथा का समर्थन करते हैं, इसलिए उनके अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति जॉन क्विंसी एडम्स अपनी दलीलें देना शुरू करते हैं। अपनी दलीलों में वो प्रत्येक व्यक्ति की आजादी, अमेरिका के इतिहास, लोकतंत्र की मूल भावना, अमेरिका के कोर्ट की पावर आदि कई मुद्दों पर बेबाकी से बोलते हैं, जिसका जवाब अपोजिशन के सरकारी वकील होलाबर्ड के पास नहीं होता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष जॉन क्विंसी एडम्स की पावरफुल दलील की वजह से अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी सरकार वर्सेस एमिस्टैड अफ्रीकी केस का फैसला अमेरिकी सरकार के विरुद्ध सुनाते हुए आदिवासियों को रिहा करके उनकी मातृभूमि अफ्रीका भेजने का हुक्म देती है। सिंक जॉन क्विंसी एडम्स, जॉनसन और बाल्डविन का शुक्रिया अदा करता है। आगे हम देखते हैं कैप्टन फिट्ज ने लोम्बो को स्लैव पोर्ट से सभी गुलामों को छुड़ाकर
फोर्ट को तबाह कर दिया। वर्तमान राष्ट्रपति वैन ब्यूरेन के सेक्रेटरी का अंदेशा सही निकलता है। अफ्रीकियों को छोड़ने के कारण अमेरिका में साउथ और नॉर्थ के बीच गृह युद्ध छिड़ जाता है तथा अमेरिकी राष्ट्रपति वैन ब्यूरेन इलेक्शन हार जाते हैं। इसके बावजूद भी राष्ट्रपति वैन ब्यूरेन अंदर से आत्मसंतुष्ट है। इधर सिंक अपनी मातृभूमि अफ्रीका पहुंच तो जाता है परंतु अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाता। शायद उसका परिवार भी किसी के द्वारा अपहरण कर लिया गया हो। तो दोस्तों ये कहानी थी फिल्म एमिस्टैड की। आगे भी इसी तरह की अच्छी अच्छी फिल्मों का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें।